Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of the Code of Civil Procedure 1908। देखिए ये CPC का जो है 11th वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ जिन भाइयों को PDF फाइल चाहिए इस वीडियो सीरीज़ की, तो PDF फाइल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 145। द क्वेश्चन दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री इज, यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन प्रश्नों का जो है विनिश्चय उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो डिक्री का निष्पादन करता है। तो देखिए पहला है रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन अलोन, ऑप्शन 2 है रिलेटिंग टू डिस्चार्ज अलोन, ऑप्शन सी है रिलेटिंग टू पार्ट पेमेंट अलोन, और ऑप्शन डी है रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन। सो क्लियरली यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी वह न्यायालय जो डिक्री का निष्पादन करता है वो एग्जीक्यूशन से संबंधित, डिस्चार्ज से संबंधित और सेटिस्फैक्शन से संबंधित मामलों का निश्चय कर सकता है, उनका डिसीजन ले सकता है। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, पहली चीज़। और ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है सेक्शन 47 ऑफ द CPC से। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी डिक्री के निष्पादन के दौरान जो प्रक्रिया है उस समय इफ़ अ क्वेश्चन अराइजेज इज टू वेदर एनी पार्टी, ऐसा प्रश्न आता है कि क्या कोई पार्टी इज और इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, जो है वो प्रतिनिधित्व रखती है पक्षकार के रूप में या नहीं। सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय, तो ऐसा क्वेश्चन जो है विनिश्चित किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो डिसाइड किया जाता है कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, यानी उस न्यायालय के द्वारा जो डिक्री का निष्पादन कर रहा है, जो डिक्री को लागू कर रहा है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर अ जजमेंट डेटर डाई बिफोर द डिक्री हैज़ बीन फुली सेटिस्फाई, यानी जो डिक्री के पूर्ण संतुष्टिकरण से पहले क्या हो जाता है, जजमेंट डेटर की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो देखिए जैसे ही जजमेंट डेटर की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो है द सेम कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट, यानी जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट कराई जा सकती है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में की जा सकती है? ऑल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जजमेंट डेटर के जितने भी विधिक जो है प्रतिनिधि होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उन सभी के विरुद्ध जो है वो डिक्री एग्जीक्यूट कराई जा सकती है। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी के विरुद्ध होगी, ऑल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 51 ऑफ CPC विच वन इज नॉट अ मेथड टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। देखिए इसे पूछा गया है CPC के सेक्शन 51 के तहत इसमें से कौन सा ऐसा तरीका डिक्री को इन्फोर्स कराने या एग्जीक्यूशन करने या डिक्री के निष्पादन करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन जो है वो 51 ऑफ CPC। देखिए यहाँ पर जो है 5 ग्राउंड दिए हैं, 5 तरीके बताए गए, मेथड बताए हैं डिक्री को लागू कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो है वो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिलीवरी। तो यहाँ हम लोग डिलीवरी लिखते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली जो है डिक्री में दी गई है, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका प्रदान किया जाना है, उस प्रॉपर्टी को वहाँ पर प्रदान करके जो है डिक्री को एग्जीक्यूशन कराया जाता है। सेकंड क्या होगा? अटैचमेंट के द्वारा, यानी बाय अटैचमेंट। तो बाय अटैचमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अटैचमेंट के द्वारा कराया जाता है, और क्या कर सकता है? एंड सेल के द्वारा, विक्रय करा के, या कुछ संपत्ति ऐसी है जिसको अटैचमेंट किए बिना भी, विदाउट अटैचमेंट भी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सेकंड तरीका हो गया। थर्ड देख लेते हैं, तीसरा तरीका क्या होना चाहिए? बाय अरेस्ट करके, यानी कि जो व्यक्ति है जजमेंट डेटर है जिसके विरुद्ध डिक्री दाखिल मतलब जो है इन्फोर्स करानी है, वो अगर डिक्री को नहीं कर रहा है तो उसका अरेस्ट करके। ठीक है, परंतु देखिए यहाँ जो अरेस्ट होगा उसमें कितने दिन के लिए अरेस्ट हो सकता है? तो उसके लिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेक्शन 58 के प्रोविजन को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अरेस्ट करके कर सकता है। चौथा जो तरीका होगा वो क्या होगा? अपॉइंट करेंगे रिसीवर को। तो किसको अपॉइंट कर देंगे यहाँ पे? रिसीवर को। ठीक है, तो रिसीवर यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है, यानी किसी संपत्ति में जो रिसीवर को अपॉइंट कर दिया जाएगा वो उस संपत्ति की देख रेख करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। और जो पांचवा तरीका है वो क्या है? तो पांचवा तरीका है सच अदर मैनर एज नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर, यानी ऐसी अन्य कोई रीति जो है जो दिए जाने योग्य अंतोष
की प्रकृति की अपेक्षा रखती है, यानी जो भी दिए जाने कोई अन्य तरीका हो जिससे संतोष प्राप्त हो सके, तो यानी एनी अदर मैनर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, अदर मैनर। तो इतने तरीके के द्वारा जो है डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है न्यायालय के द्वारा अंडर सेक्शन 51। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में एक पहला है बाय अपॉइंटिंग रिसीवर, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 4th पॉइंट में था रिसीवर। बाय सेल विदाउट अटैचमेंट, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, सेल अटैचमेंट एंड सेल भी हो सकता है और सेल विदाउट अटैचमेंट भी हो सकता है, यहाँ टी हो गया था ये सेल, तो विदाउट अटैचमेंट भी सेल हो सकती है, तो ये भी ठीक है। थर्ड देख लेते हैं बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो बिल्कुल अरेस्ट और डिटेंशन के थ्रू भी जो है डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, पर अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58 के तहत, जिसमें लिमिटेशन दी है कि कितने दिनों का अरेस्ट होगा। अब अगला देख लेते हैं 5वां जो है अदर मैनर है, तो देखते हैं यहाँ पे बाय अपॉइंटिंग जो है कमीशन, तो बिल्कुल भी कमीशन यहाँ पर अपॉइंट नहीं कराई जा सकती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के कोर्ट के द्वारा, तो ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन द कोर्ट नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एज पर सेक्शन 51 ऑफ द कोड। तो पहला देखते हैं ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज हियर बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, तो बिल्कुल संपत्ति के प्रदान द्वारा जो कि विशेषता से डिक्री में दिया गया उस तरीके से, तो इसके द्वारा तो डिक्री कराई जा सकती है, ठीक है। बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इसके द्वारा भी हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं सर्विंग समवन ऑन प्रॉपर्टी, तो इसके सर्विंग यहाँ संबंध जो है वो संपत्ति पे नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है यहाँ पे अपॉइंटिंग रिसीवर, तो रिसीवर को भी अपॉइंट किया जा सकता है सेक्शन 51 के तहत, सो क्लियर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेस्ट ऑफ पर्सन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हैज़ बीन प्रोवाइडेड, यहाँ पूछा गया है कि अरेस्ट ऑफ पर्सन है उससे संबंधित उपबंध कहाँ दिए गए हैं, ठीक है, जिसकी यानी कि डिक्री के निष्पादन में अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उससे संबंधित उपबंध कहाँ दिए। तो देखिए जो अरेस्ट के प्रोविज़न है वो सेक्शन 55 में दिया है, सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए सेक्शन 55 कहता क्या है, यानी सेक्शन 55 कहता है अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी गिरफ्तारी और निरोध की बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस चीज़ की बात की। अब है क्या, द जजमेंट डेटर में अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एट एनी आर और एंड ऑन एनी डे, यानी जजमेंट डेटर जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है डिक्री के निष्पादन में किसी भी घंटे में या किसी भी समय या एनी आर एंड ऑन एनी डे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, किसी भी घंटे में किसी भी दिन जो है किया जा सकता है, सेल एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, जैसा कि मतलब प्रैक्टिकेबल हो, उपयोग में आ सके, एंड बी बॉट बिफोर द कोर्ट, उसको न्यायालय के समक्ष लेके आया जाएगा, ठीक है, तो बिफोर द कोर्ट लाया जाएगा। एंड ही डिटेंशन में भी सिविल प्रिजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो डिटेंशन होगी वो कैसी होगी, सिविल प्रिजन होगी, ठीक है, सिविल प्रिजन होगी ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच द कोर्ट ऑर्डरिंग द डिटेंशन इज सिचुएटेड, उस डिस्ट्रिक्ट में जहां न्यायालय जो है ऑर्डरिंग करता है कि वहां से रखा जाए, ठीक है। सो वेयर सच सिविल प्रिजन डज नॉट अफोर्ड सुटेबल एकोमोडेशन, जहां पर ऐसी सिविल प्रिजन नहीं हो सकती है, तो द प्लेस वेयर स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, तो ऐसे स्थान पर जहां स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो वहां हो सकती है, तो ये चीज़ जो प्रोवाइड की गई है वो प्रोवाइड की सेक्शन 55 में। सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो सेक्शन आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसे सेक्शन 58, इससे कई बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रोहिबिट्स अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ वुमेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें पूछा गया है सीपीसी के किस सेक्शन के तहत, किस धारा के तहत वुमेन जो है, जिसमें कि वुमेन को अरेस्ट या डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी, यानी जो है डिक्री के निष्पादन जो है धन के लिए किया जा रहा है उसके उपबंध में वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो किस सेक्शन में नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर ठीक अभी हम लोग जो सेक्शन पढ़ा उसके अगला ही सेक्शन होगा सेक्शन 56, तो सेक्शन 56 में वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 हम लोगों ने पढ़ी लिया था, क्या दिया हुआ था, 55 में अरेस्ट एंड डिटेंशन दिया गया था। 56 जो है वो अरेस्ट नहीं होगी यहाँ पर कोई वुमेन, उसके लिए बात करता है, जबकि अगर हम लोग सेक्शन 59 देखते हैं तो यहाँ दोनों ही अरेस्ट से संबंधित है,
तो सेक्शन 59 जो कहता है रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, कोई अगर बीमार हो जाता है, इलनेस यहाँ पर आ जाती है, तो उस ग्राउंड के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाता है। तो रिलीज करने का यहाँ पर प्रोविजन 59 में दिया है, बीमारी के कारण। ठीक है। सेक्शन 60 जो है वो कहता है द प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैच एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये भी। यानी संपत्ति के बारे में बताया, कौन सी संपत्ति जो है वो डिक्री के निष्पादन के समय क्या की जा सकती है, अटैच की जा सकती है, यानी अटैच करने वाली प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और कौन सी प्रॉपर्टी जो है जिसका सेल किया जाता है, यानी जिसका विक्रय भी किया जाता है, तो वो चीज़ सेक्शन 60 में है। यहाँ हम लोग सेक्शन 56 यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि अगर धन संबंधी कोई एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है तो वहाँ पर महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अंडर सेक्शन 56 ऑफ CPC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी पास्ड अगेंस्ट वुमेन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, बाय हर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, यानी उसको नहीं एग्जीक्यूट कराया जाता है, उस महिला को अरेस्ट करके या डिटेंशन करके प्रिजन में, जेल में नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन इन मैटर रिगार्डिंग टू द डिक्री रिलेटेड टू, तो बिल्कुल यहाँ वही सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो है 1908 के किस उपबंध के तहत या किस तरीके से है किसी भी महिला को जो है अरेस्ट या डिटेंशन नहीं किया जाता सिविल कारागार में, अगर मामला संबंधित है। तो मामला किससे संबंधित होता है, पेमेंट ऑफ मनी डिस्प्यूट, यानी पेमेंट ऑफ मनी डिस्प्यूट से, यानी धन संबंधी डिस्प्यूट हो रहा है, इससे संबंधित अगर डिक्री को जारी हुई है तो उसमें महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन 56 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड स्पेसिफिकली प्रोहिबिट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ, यानी कि वही सेम यहाँ पे फिर से हो जाता है, तो ये क्लियर है यहाँ पर अ वुमेन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अगर धन संबंधी कोई डिक्री इसका निष्पादन हो रहा है तो महिला को जो है अरेस्ट और डिटेंशन जो है सिविल प्रिजन में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, सो आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 अ वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी अरेस्ट का जो वारंट है, गिरफ्तारी का वारंट है, अगेंस्ट जजमेंट डेटर के विरुद्ध मे बी कैंसिल्ड बाय द कोर्ट, न्यायालय के द्वारा, यानी गिरफ्तारी का जो वारंट है जजमेंट डेटर के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है, तो किस ग्राउंड पे किया सकता है। ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू दिस सेक्शन 59। सेक्शन 59 डील्ड विद रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, इलनेस के ग्राउंड के आधार पर जो है जजमेंट डेटर को छोड़ने की बात की गई है। ठीक है, पहली चीज। अब देखिए यहाँ पर जो इलनेस है, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सब सेक्शन जो 3 है, अगर आप देखिए सेक्शन 59 सब सेक्शन 3, वहाँ पर 2 ग्राउंड दिए गए हैं। तो अगर जो ग्राउंड ए देखेंगे तो वहाँ जो पावर दी है वो किसको दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। अब स्टेट गवर्नमेंट किस आधार पर छोड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जजमेंट डेटर को रिलीज कर सकती है इन्फेक्शियस डिजीज और कंटाजियस डिजीज, यानी जो है इन्फेक्शन के थ्रू या किसी कॉन्टैक्ट संपर्क में आने के थ्रू जो अगर बीमारी फैलती है तो उस ग्राउंड पर जो है स्टेट गवर्नमेंट छोड़ देती है। परंतु अगर सीरियस इलनेस होती है, जो कि प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 59 सब सेक्शन 3 का क्लॉज बी, अगर क्लॉज बी को देखते हैं तो जो क्लॉज बी में कोर्ट जो है, कौन सा कोर्ट, कमिटिंग कोर्ट या एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू कमिटिंग कोर्ट, वो ग्राउंड किस ग्राउंड पे छोड़ सकते हैं, ऑन ग्राउंड ऑफ सीरियस इलनेस, सीरियस इलनेस के ग्राउंड पर जो है जजमेंट डेटर को रिलीज किया जा सकता है जिसके विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सीरियस इलनेस। ये पावर जो दी है कोर्ट को दी गई है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसी बीमारियों के जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनके ग्राउंड पर है। ठीक है, सो आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 58 ऑफ CPC अ पर्सन डिटेन सेल रिलीज फ्रॉम डिटेंशन ऑन द अमाउंट मेंशन। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे पहले तो कहा है सेक्शन 58 के तहत जो है एक व्यक्ति है जो डिटेन किया गया है, सेल बी रिलीज, वो छोड़ा जाएगा फ्रॉम डिटेंशन, डिटेंशन से, ऑन अमाउंट मेंशन, यानी जो वारंट में अमाउंट मेंशन की गई है उसके, अमाउंट मेंशन इन वारंट ऑफ हिज डिटेंशन, उसकी डिटेंशन के लिए, बीइंग पेड टू, किसको अमाउंट वो पेड करेगा, यही से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सेक्शन 58 क्या कहता है, देखिए सबसे बड़ा सेक्शन जो 58 है वो बात करता है डिटेंशन।
सो डिटेंशन एंड रिलीज, डिटेंशन और रिलीज की बात करता है सेक्शन 58। अब देखिए यहां पर क्या है, एवरी पर्सन डिटेन इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सेल बी सो डिटेन, उसको डिटेन किया जाएगा। सो कितना है, और यानी जो अमाउंट यहाँ पर फिक्स किया गया है, वेदर द डिक्री ऑफ द पेमेंट ऑफ सम मनी एक्सीडिंग, तो कितना हो सकता है, अगर मान लीजिए जो अमाउंट है एक्सीड करती है 5000 रुपीज़ से अधिक है, अगर 5000 रुपीज़ से अधिक की अमाउंट है तो उसका जो प्रीजन होगा, द पीरियड नॉट एक्सीडिंग, यानी जो पीरियड होगा, देखिए 5000 से ज़्यादा अमाउंट होगी मगर जो पीरियड होगा वो 3 मंथ से अधिक नहीं होगा, यानी जो डिक्री का अमाउंट, पेमेंट अमाउंट है वो 5000 से अधिक है, फिर भी जो यहाँ पर सिविल प्रिजन का जो डे होगा वो 3 मंथ से अधिक नहीं होगा, पहली चीज़। अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड ग्राउंड जो दिया गया है, सेकंड पॉइंट है, वो कहता है वेयर द डिक्री ऑफ पेमेंट ऑफ सम मनी एक्सीडिंग 2000 रुपीज़। देखिए यहाँ पूछा गया कि डिक्री का जो पेमेंट मनी है वो कितना है, 2000 रुपये से अधिक है, यानी 2000 से अधिक है तब क्या होगा, यानी 2000 से अधिक है, 5000 से कम है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इम्प्रीजन होगा, सिविल इम्प्रीजनमेंट होगा, वो 6 मंथ, यानी अगर देखा जाए, सॉरी 6 मंथ नहीं, 6 वीक होगा यहाँ पे, तो 6 वीक, क्योंकि 5000 से अधिक है तब 3 मंथ है, तो यहाँ पे 6 मंथ होने का कोई सवाल ही नहीं है। सो इट इज इम्पॉसिबल। सो क्लियर, यहाँ पर 6 वीक से अधिक नहीं होगा, यानी इट शुड बी लेस देन 6 वीक और इक्वल टू 6 वीक बट नॉट एक्सीडिंग 6 वीक। तो अगर 2000 से कम की एग्जीक्यूशन की डिक्री है तो फिर जो है यहाँ पर 6 वीक का इम्प्रीजनमेंट हो सकता है। अब आती है हमारे क्वेश्चन संबंधित, तो जो अमाउंट है, मान लीजिए वो पेमेंट करने के लिए रेडी है या 5000 रुपीज़ का अमाउंट है, तो पेमेंट किसको करेगा, तो इसके लिए हम लोग जो है क्लॉज 1 पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है ऑन द मेंशन अमाउंट जो है इन वारंट फॉर हिज डिटेंशन बीइंग पेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन, यानी किसको दिया जाएगा, यानी जो सिविल कारागार है उस यानी ऑफिसर इंचार्ज को दिया जाएगा, जो ऑफिसर इंचार्ज है इसको दिया जाएगा, जो सिविल कारागार का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको पेड की जाएगी ये अमाउंट। तो अब देखते हैं आंसर, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया ऑफिसर, द कोर्ट को दिया जाएगा, बिल्कुल इन दोनों में से नहीं होगा। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सिविल प्रिजन, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा यानी जो सिविल कारागार का भार साधक अधिकारी है उसको संदाय की जाएगी ऐसी अमाउंट, ठीक है, जो कि डिक्री में दी गई थी, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर अ डिक्री इज सो फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5000 रुपीज़ द पीरियड ऑफ सिविल प्रिजन। देखिए अमाउंट अगर 5000 से अधिक एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की तो कितना यहाँ पर इम्प्रीजनमेंट होगा, सिविल प्रिजन नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। सो क्लियर, यहाँ पे सेल नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, आंसर यार ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी सेक्शन 58 के तहत सीपीसी के, नो डिटेंशन इन सिविल प्रिजन, यानी कोई डिटेंशन यहाँ पर जो है सिविल इम्प्रिजनमेंट की कैन बी ऑर्डर नहीं दी जा सकती है इफ़ द डिक्री इज फॉर अ पेमेंट ऑफ अमाउंट, अगर ऐसी डिक्री जो है वो कितनी अमाउंट से ऊपर नहीं है। सो क्लियर है यहाँ पे, अगर नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़, अगर 2000 रुपये से जो है अमाउंट कम है तो ऐसी परिस्थिति में सिविल इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता है, जो कि क्लियरली सेक्शन 58 का जो है क्लॉज, सेक्शन 58 सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी है, वो क्लियर इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। अगर 2000 से अधिक है तो फिर 6 वीक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, अदरवाइज अगर 2000 से कम है तो कोई सिविल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ जजमेंट डेटर हैज़ बीन कमिटेड टू सिविल प्रिजन ही मे रिलीज्ड देयर फ्रॉम। देखिए जहाँ जजमेंट डेटर जो है वो कमिटेड हो जाता है सिविल प्रिजन के लिए, यानी वो फाइन पेमेंट नहीं करता है यहाँ पर ये अमाउंट, तो सिविल प्रिजन के लिए हो जाता है, तो ही में रिलीज, वो रिलीज किया जा सकता है। ये सबसे पहली बात, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी सेक्शन 59। सेक्शन 59 डील्ड विद रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, इलनेस के आधार पर छोड़ा जाता है, यानी रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना, पहली चीज़ तो ये हो जाती है। अब आते हैं ग्राउंड क्या होने चाहिए। देखिए बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 59 का सबसेक्शन 3 है, वहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट ग्राउंड दिए गए हैं।
एक तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया, दूसरा दिया है कमिटिंग कोर्ट और एनी कोर्ट जो है तो उसको जो है जो भी सबऑर्डिनेट होगा उसको पावर दी है। अब देखते हैं क्या दी हुई है, तो उसी को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है जजमेंट डेटर को रिलीज कर दे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और ये क्लियरली मेंशन किया गया सेक्शन 59 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए में, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज ग्राउंड है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, बाय कमिटिंग कोर्ट और एनी कोर्ट विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, यानी जो कमिटिंग कोर्ट है जैसे जो वो या उसके सबऑर्डिनेट कोई अधीनस्थ न्यायालय है वो, ऑन ग्राउंड ऑफ सीरियस इलनेस, यानी जब सीरियस इलनेस की बात होती है तो कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। तो उस सीरियस इलनेस के ग्राउंड पर कोर्ट जो है कमिटिंग कोर्ट है वो क्या करेगा, जजमेंट डेटर को रिलीज कर देगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये ग्राउंड क्लियरली मेंशन है सेक्शन 59 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी में दिया गया है। अब देखिए लास्ट देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन, बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कॉन्टाजियस डिजीज। कॉन्टाजियस जो संपर्क में आते ही, टच होते ही या ऐसी कोई डिजीज या बीमारी फैलने वाली है, फैल सकती है, तो उस ग्राउंड पर भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रिलीज कर सकता है। देखिए ये दोनों ही जो एक ही क्लॉज में दिए गए हैं, यानी सेक्शन 59 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए में दोनों ही दिया है, इन्फेक्शियस डिजीज और कॉन्टाजियस डिजीज दोनों ही दिए यहाँ पे, कॉन्टैक्ट में आने से और इन्फेक्शन के द्वारा जो डिजीज फैलती है। तो इस मैटर में जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है जजमेंट डेटर को रिलीज करने की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो दोनों ही तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर सही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड in execution of decree for payment of money and the judgment debtor pay the amount of that decree, the cost of arrest to the officer arresting him, such officer। देखिए यहाँ पर जो जजमेंट डेटर है जो अरेस्ट किया जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए फॉर पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, धन के अदायगी के लिए वो जो उसको अरेस्ट किया जा रहा है। द जजमेंट डेटर जो है पे द अमाउंट ऑफ डिक्री, वो पे कर देता है अमाउंट ऑफ डिक्री, जो भी अमाउंट डिक्री की अमाउंट है उसको पे करता है। तो द कॉस्ट ऑफ अरेस्ट, जो भी अरेस्ट करने की लागत है, टू द ऑफिसर अरेस्टेड, जो ऑफिसर अरेस्टिंग है उसको दे देता है। सच ऑफिसर, तो ऐसे जब पेमेंट करने पर सच ऑफिसर क्या करेगा, सेल सेंड द जजमेंट डेटर टू सिविल प्रिजन, तो सिविल प्रिजन में तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, यहाँ भेजेगा क्योंकि उसने पेमेंट दे दिया है। सेल टेक जजमेंट डेटर टू द कोर्ट, क्या कोर्ट के पास जजमेंट डेटर को ले जाएगा ऐसा ऑफिसर, तो ये भी नहीं, कोर्ट के पास भी नहीं ले जाएगा। सेल एट वंस रिलीज हिम, तुरंत उसको छोड़ देगा, ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी होगा। जैसे उसको अमाउंट मिल जाएगी डिक्री की, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, तो वो तुरंत उस जजमेंट डेटर को वहाँ पर रिलीज कर देगा, ठीक है। सो आप यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आप सभी का है। साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।